वो वहाँ से निकल के, और हम लोग अक्सर जंगल से लकड़ी लेके उसको गांव में बेचते थे, दातुन निकाल के बेचते थे। तो यही लाइफ थी हमारी। और मेरी सिंगल पेरेंट्स थी, वो भी मेरी मदर थी। तो उन्होंने मेरी शिक्षा दिलाई और जो भी किया उन्होंने ही किया। और उसके बाद एक दिन क्या हुआ था, मेरे घर के सामने दो परिवार रहते थे, एक साहू परिवार और एक सोनी परिवार। उसमें से एक परिवार बहुत ड्रिंक करता था, अक्सर लड़ाइयाँ होती थी। और हमारे बस्तर में उस समय, तो आज से 20, 25, 30 साल पहले, जो बाउंड्री है वो लकड़ी का रहता था। तो लड़ाइयाँ होती थी, पीते खाते थे और लकड़ी उठा के एक दूसरे के सर पे मार देते थे। किसी व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दे दी, पुलिस आई और सारे लोग साइलेंट हो गए। मैंने पहली बार देखा कि स्कूल में जैसा प्रेयर होता है ना, बिल्कुल वैसे सारे लोग साइलेंट हो गए। जी सर, जी सर, हाँ सर। क्योंकि सबको डर लग गया ना, थाना ले जाएंगे, पकड़ेंगे, अंदर करेंगे, मारेंगे। तभी से मेरे मन में आया कि हाँ, मुझे पुलिस करना है। लेकिन अभी तो मैं जो हूँ वही बाहर नहीं हूँ। मतलब मैंने अपने अंदर की लड़की को जन्म नहीं दिया, तो मतलब मैं ही अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ और एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर पुलिस बनना तो बहुत दूर की बात है। फिर मैं स्कूल गई, तो फिर मैं देखी वहाँ पे हमारे हेड मास्टर, तो उनका भी जो कंट्रोल था स्कूल में बहुत अच्छा था, बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी। फिर मैं सोची हेड मास्टर बनूंगी। फिर मैं थोड़ा जब स्कूल जाती थी ना, तो ये हर दिन का यही रहता था कि कोई बच्चा पीछे से चाक फेंक के मार रहा है, तो कोई बच्चा मुझे बाथरूम में बंद कर दिया, कोई बच्चा मुझे रिसेस पे ऐसा बंद कर देते थे और शर्ट खोलते थे, बोलते थे दिखा तेरे पास क्या है। कोई जो है वो आगे बड़ी कक्षाओं में इंटरनल पार्ट टच करते थे, कोई सुसु कर देता था, कोई टिफिन खा लेता था, कोई किताब छुपा लेता था। तो मैं उधर अलग परेशान रहती थी। तो देखते देखते जैसे जैसे मैं आगे बड़ी होती चली गई, तो पहले तो मैं हेड मास्टर सोचती थी, 5th में तो मैं प्रिंसिपल बनना चाहती थी, 8th में हेड मास्टर, उसके बाद 10th पहुंची तो मैं सोची मैं टीचर बन जाऊँ। और फाइनली उसके बाद जब मैं 12th पहुंची तो मैं सोची कि काश मुझे कोई भी छोटा मोटा नौकरी मिल जाए, ताकि मैं मम्मी की फाइनेंशियली कंडीशन को ठीक कर लूँ। और मैं 1 साल शिक्षा कर्मी बनी। और शिक्षा करने के बाद दूसरी नियुक्ति नहीं हुई, तो फिर वापस भिलाई आई और इलेक्ट्रिकल से ITI करी। और फिर जॉब के लिए एक, जो पहले के समय में ज़्यादा क्या होता था, दैनिक भास्कर, नव भारत, इसके पीछे लिखा रहता था ना आवश्यकता है, वो पकड़ के रायपुर गई। और फाइनली कभी तो टॉयलेट साफ की, कभी स्टडी पीसीओ में गई, कभी कुछ काम किया। फाइनली एक जगह मुझे होटल में मैनेजर का काम मिल गया। मेरी सैलरी थी 1000 और ड्यूटी टारगेट था 12 आवर्स। कभी कभी वो 15 दिन तक मैं ही सुबह शाम ड्यूटी करते रहती थी। और मेरे बॉस का प्रेशर ये था कि तुम्हें बिल्कुल लड़कों की तरह रहना है, मतलब एक ऐसे जेंडर रोल में रहना है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम क्या हो। वो मेरे लिए सबसे बड़ी सजा। जितने लोग मुझे देखते थे उनसे कैसे बात करना है, आवाज मोटी करके बात करनी है और बॉडी काफी स्ट्रिक्ट करके बात करनी है, कोई भी पर्सनल बातचीत नहीं करनी है, मतलब एकदम रोबोट की तरह तुम्हें जीना है। और वही जीवन में जीते आ रही थी कि घर वाले, माँ का ये सपना था कि मेरा राजा बेटा, मैं उसके लिए शादी करूँ, उसकी अच्छी बहू लाऊं। क्योंकि मेरे दोनों बड़े भाई जो थे वो हैवी एल्कोहलिक थे, वो 30-35 की उम्र में ही गुजर गए। उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा भी पूरी नहीं करी। किसी ने 12th किया, किसी ने ग्रेजुएशन, और आगे टैक्सी चलाने का काम किया। उसमें बहुत जमीन और इन सब में मेरी मम्मी को बहुत तनाव हुआ। और एक बड़ा भाई था और अभी भी है, वो सब इंस्पेक्टर थे, वो रिटायर्ड हो गए। मेरी दीदी टीचर है, आज भी है, वो पावर हाउस में है। तो अब उसके बाद जब मैं देखी उस समय कि एक पुलिस के इंटरवेंशन से कितना माहौल बदल जाता है। और रायपुर में 3 साल के बाद एक होटल में मेरे साथ और भी कुछ लोग थे, वो लोग ट्रांसजेंडर थे, लेकिन बिल्कुल मैं एक लड़की के रूप में थी और किसी को बताती नहीं थी। और वो 2 और मेरे जैसे थे, जैसे गोविंद था, पर पता नहीं था कि हम लोग सब थर्ड जेंडर है, ट्रांसजेंडर है। कुछ समय के बाद 3 साल के बाद पता चला कि कलेक्टर गार्डन जो है वहाँ पे हमारे जैसे लोग आते हैं। वहाँ मैं गई, वहाँ मिली, और उनमें से जो सबसे ज़्यादा लड़के जैसे लोग रहते थे ना, उनसे मेरी दोस्ती हो गई। क्योंकि मैं ये जान ली थी कि अगर मैं इनसे मेरी दोस्ती यारी बढ़ गई तो मेरे अंदर जो अब तक मैं बांध के रखी हूँ वो सब फ्लो हो जाए और मेरे घर वालों को बहुत दिक्कत देगा और आगे पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैं तो नदी थी, मुझे बहना ही था।
और मैं तो कैद थी, मुझे आज़ाद होना था। और फाइनली कुछ समय के बाद अब उनके साथ में जब मैं टाइम एक्सपेंड करने लगी, बातचीत करने लगी, जब उनसे मिली तो मुझे पता चला कि इस दुनिया में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी लोग हैं। तब तक तो मुझे लगता था कि मैं ही अकेली हूँ जो ऐसा सोचती हूँ और मैं अपराधी हूँ, और मैं 3 से 4 बार सुसाइड करने की कोशिश करी, लेकिन मैं बच गया। इसके बाद मैं एक एनजीओ वाले आए, एक वेब सर आए, वो बहुत हैंडसम थे, उनके साथ 2 और मैडम लोग आए, और आने के बाद हमारे सामने ऐसी घास पे बैठे। ये पहला था जो मेन स्ट्रीम से 3 लोग आए और हमारे इक्वल बैठ रहे थे, और उन्होंने कहा कि मेरा फला फला नाम है और ये और वो, और फिर हम लोग जो है वो ट्रांसजेंडर और समलैंगिकों के लिए काम करते हैं, HIV के लिए यहाँ पे आपके लिए ड्रॉपिंग सेंटर है, और यहाँ पे HIV की टेस्ट होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और उन्होंने कहा कि क्या हमारा कोई परिवार नहीं, इसी परिवार से होते हुए भी, तो सोचिए हम शहर में रहते हुए भी जंगल में, मतलब किसी व्यक्ति अगर वो अपने मन से अपने तन को बनाया और उसके हिसाब से उस लिबास में है, तो उस व्यक्ति की घर वापसी कभी नहीं होती। एक घटना बताना चाहूंगी, और ये घटना बिलासपुर की है। एक किन्नर की सबसे पहले 2011 में एक 30 डेज का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग कराया। उसके बाद हम लोगों ने 2012 में एक थर्ड जेंडर स्पोर्ट्स मीट कराया। इन सब चीज कराने के पीछे एक ही मकसद था कि लोगों ने सिर्फ हमें मांगते हुए देखा है, नाचते हुए देखा है, गाते हुए देखा है, लेकिन लोगों ने हमें खेलते हुए नहीं देखा। हमारे अंदर भी वही संभावना है, वही कैपेसिटी है जो आम इंसान का है। जब पुलिस ग्राउंड में ट्रांसजेंडर व्यक्ति रनिंग किए, गोला फेंक के, रस्सी कूद किए, शॉर्ट रनिंग किए, रिली रेस किए, तो लोग सोचे अरे ये लोग भी ये कर सकते हैं, ह्यूमन बॉडी क्यों नहीं, सब कर सकते हैं। उसके बाद 2016 में स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई, और इसी चीज को जब रवीना दिल्ली में थी और मैं उसी समय पहले लॉकडाउन से पहले दिल्ली में थी, तो हम लोगों ने खेलो इंडिया में इस ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स को इनरोल कराया। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 2014 में हमें मान्यता मिला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके 3 महीने के बाद हम लोगों ने सेक्रेटरी को तैयार कर लिया कि एक हमारी कमेटी सर्वे होनी चाहिए। सर्वे हुआ, सर्वे के बाद एक ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बना, जिसमें मैं और रवीना हम दोनों मेंबर हैं, और शासन के 9 प्रमुख सचिव जो हैं वो उसके मेंबर हैं। और उसके बाद हर जिले पे एक कमेटी बनाई गई, थर्ड जेंडर वेलफेयर कमेटी, जिसके चेयरपर्सन कलेक्टर हैं, और एक मेडिकल बोर्ड भी बना। और अब हमें मिला एक ट्रांसजेंडर की आइडेंटिटी। अब तक लोग पूछते थे ना कि तुम लड़का हो या लड़की हो, उससे पहले मुझे चाहिए था ना हाँ मैं ये हूँ, तो हमें थर्ड जेंडर का एक कार्ड मिलने लगा। अभी उसके इम्प्लीमेंटेशन करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल्स बना है, उसमें ट्रांसजेंडर को पहले ट्रांसजेंडर का आइडेंटिटी कार्ड और सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर से हमें कलेक्टर को अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, तब हमें मेल और फीमेल का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। तब मिलेगा जब हम सर्जरी कराते हैं, कोई भी एक सर्जरी या मेडिकल इंटरवेंशन। तो इस तरह से अब उसके बाद हम लोग अब नगरीय प्रशासन के पास पहुंचे, और नगरीय प्रशासन में तभी मंडल सर थे, फिर बाद में वो CS बने, फिर रोहित यादव सर भी थे, रोहित यादव सर, हाँ। तो फिर उन्होंने BSUP पे 2% का रिजर्वेशन दिया, तो लगभग पूरे राज्य में 188 लोगों को 1 BH का मकान फ्री में मिला। ये हमारे एडवोकेसी का पहला रिजल्ट था, और इतने सारे लोगों को घर मिला, एक मुझे भी मिला है, रवीना को भी मिला है, हम लोग उसी घर में रहते थे। फिर नगरीय प्रशासन ने 1 एकड़ का जमीन दिया, और उस पर 50,000 की बिल्डिंग बनी, 50 लाख की बिल्डिंग बना के भी दिया। लता में वहाँ पे आई है, और आप सब लोग भी आइए, जहाँ हम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को रखते हैं, 6 महीना साल भर पढ़ाते हैं, और उनको अलग अलग कंपनियों में और गवर्नमेंट जॉब में लगाते हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले पाल्को, वेदांता और टाटा में जॉब कर रहे हैं, और G4S सिक्योरिटी गार्ड में। अब मैं बात करती हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट, चूंकि एक जो सपना मैंने शुरुआत में बोला था पुलिस बनने का, 2014 में फाइनली में अशोक जुनेजा जी से मिली, जो सेक्रेटरी है होम मिनिस्ट्री छत्तीसगढ़ के, होम डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ के। अब उन्होंने एक सर्कुलर निकाला कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के ऊपर अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप होना चाहिए।
लेकिन जैसे मैं PHQ पहुंची तो क्या दिक्कत है पता है, अंदर जाने का। आप चाहे दिल्ली हो या दिल्ली सचिवालय हो या केंद्रीय सचिवालय हो या छत्तीसगढ़ सचिवालय हो या मध्य प्रदेश सचिवालय हो या पंजाब सचिवालय हो, मतलब चंडीगढ़ में, सभी जगह ये है कि मंत्रालय के भीतर घुसना बहुत कठिन। मतलब आपको ये कहा जाएगा कि आप अंदर के OSD लेवल के या सेक्शन ऑफिसर लेवल या JS लेवल के व्यक्ति से आप पास मंगाए। तो एक अननोन पर्सन के लिए अपना काम बढ़ाने के लिए क्यों कोई पास देगा? तो ये सबसे बड़ा दिक्कत था। तो लेकिन फाइनली हम मंत्रालय के अंदर एंट्री कर लिए और बहुत सारे IAS लोग से मिले और उनको हम लोगों ने लेटर दिया। ये एक घंटा बातचीत करते थे और हमें पता था कि अगर सरकार काम करेगी तो दो ही चीज से, या तो प्रेशर से या फ्रीक्वेंटली फॉलोअप से। तो हमारे पास तो प्रेशर था नहीं क्योंकि पॉपुलेशन कम है, तो हम लोगों ने फ्रीक्वेंटली फॉलोअप किया। तो इस तरह से अशोक जुनेजा जी जब ये ऑर्डर दिए और हम लोग PHQ गए तो इनको घुसने के लिए अलाउ नहीं था। धीरे धीरे अंदर गए और हमें 2 साल के बाद एक दूसरा अधिकारी मिला, वो थे ADG RK बीज सर, और उन्होंने कहा एक स्टेट लेवल का वर्कशॉप कराया 2016 में। वर्कशॉप बहुत अच्छा था। फिर हम लोगों ने एक सर्कुलर निकाल लिया, वो भी इतना आसान नहीं था। सर्कुलर निकाल लिया और हमारा नेशनल एक्ट आने से पहले हमारा ट्रांसजेंडर SOP बन गया कि किसी भी ट्रांसजेंडर को फला 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 अपशब्द नहीं बोले जाते।